हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फ्लिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। मॉन्स्टर वर्स मूवी सीरीज की अगली कहानी है कॉन्ग स्कल आइलैंड। गॉडजिला 1 2014 हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ग स्कल आइलैंड। कहानी शुरू होती है ईयर 1944 से। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 फाइटर प्लेन्स इस अननोन आइलैंड पर क्रैश होते हैं। उसमें से 2 सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से लड़ते लड़ते जंगल की ओर चले जाते हैं। ये एक दूसरे को मारने ही वाले हैं कि तभी एक बहुत बड़ा जीव कॉन्ग नजर आता है, जिसे देख ये दोनों बहुत ही डर जाते हैं और अब कहानी 30 साल आगे बढ़ती है। 1973। ये है विलियम रैंडा और इसका असिस्टेंट ब्रूक्स। ये दोनों जियोलॉजिस्ट हैं। इसने काफी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढ निकाला है। ये वहां जाना चाहता है और उसके लिए सेनेटर से फंड मांगता है। इसका मानना है कि वो आइलैंड बहुत पुराना है। वहां ऐसे एंशिएंट क्रीचर्स रहते हैं जो हमारी दुनिया में हजारों साल पहले ही खत्म हो गए थे। ये सेनेटर से कहता है इस आइलैंड का नाम है स्कल आइलैंड और हमें वहां जाकर खोज करनी चाहिए। सेनेटर को इसका आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो इसे फंड देने से मना कर देता है, लेकिन विल कहता है रशिया भी इस आइलैंड को हथियाना चाहता है, इसलिए हमें उनसे पहले वहां जाना होगा। रशिया का नाम सुन सेनेटर राजी हो जाता है और इसे फंड्स भी दे देता है। अब विल खुद इस मिशन का इंचार्ज बनकर स्कल आइलैंड पर जाने के लिए टीम तैयार करता है, जिसमें मेजर पैकार्ड के साथ उसके कुछ चुनिंदा सोल्जर्स होंगे। विल साथ ले जाने के लिए गाइड जेम्स और फोटोग्राफर मेसन को भी हायर कर लेता है। अब इन्हें मिशन की ब्रीफिंग दी जाती है, सभी को उनके रोल्स असाइन किए जाते हैं और अब विल प्लान करता है अगर मिशन के दौरान ये कहीं भी गुम हो गए तो 3 दिन के बाद इन्हें एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही मिलना होगा। अगले दिन ये शिप से निकलते हैं। इन्हें समुद्र के रास्ते एक लोकेशन पर पहुंचना है जहां से चॉपर्स इन्हें स्कल आइलैंड पहुंचा देंगे, लेकिन रास्ते में इन्हें तूफान का अलर्ट मिलता है, यानी वहां चॉपर नहीं उड़ सकते। लेकिन फिर भी विल के जोर देने पर ये चॉपर लेकर निकल पड़ते हैं। तूफान में चॉपर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ये इस खूबसूरत आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। विल के असिस्टेंट ब्रूक्स की थ्योरी है कि अर्थ के अंदर भी एक लिविंग स्पेस होता है जो सभी एंशिएंट क्रीचर्स का घर है। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ये आइलैंड सरफेस पर बॉम्ब्स ड्रॉप करते हैं। बॉम्ब से शॉक वेव जनरेट होता है। तभी कॉन्ग इनके सामने आ जाता है। वो इनके चॉपर्स पर पेड़ फेंकता है और इन्हें खिलौने की तरह पकड़कर तोड़ मरोड़ कर फेंकने लगता है। कई चॉपर्स क्रैश कर जाते हैं। मेजर पैकार्ड की आधी टीम मारी जाती है, लेकिन फिर भी बचे हुए साथी 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं और मिशन को शुरू करते हैं। अब मेजर पैकार्ड गन पॉइंट पर विल से इस आइलैंड के बारे में सच पूछता है और वो इसे बताता है ये आइलैंड कभी इंसानों का था ही नहीं। बहुत साल पहले ये ऐसे ही एक आइलैंड पर गलती से आ गया था। वहां इन पर एक जायंट क्रीचर ने हमला किया। इसके सभी साथी मारे गए। ये वहां अकेला सर्वाइवर था, पर जब इसने वापस आकर सबको इस घटना के बारे में बताया तो किसी ने इसका विश्वास नहीं किया और इसका मजाक बनाया। ये कई सालों तक रिसर्च करते हुए उस क्रीचर के आइलैंड को खोजता रहा। अब ये उन सभी क्रीचर्स का पता लगाने यहाँ आया है और इसका मानना है एक दिन ये सभी क्रीचर्स स्कल आइलैंड से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ जाएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। अब पैकार्ड अपने सबसे खास सोल्जर चैपमैन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। ये बैम्बूज के जंगल में पहुंचते हैं तो अचानक इनके एक साथी का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक क्या हुआ और तभी ये देखते हैं कि बैम्बूज के बीच एक जायंट स्पाइडर है। वो इन पर अटैक कर देती है, लेकिन पैकार्ड स्पाइडर को मार देता है। चैपमैन भी भागते भागते किसी और ही लोकेशन पर पहुंच गया है। यहीं से कॉन्ग नजर आता है। इसकी आंखों के सामने कॉन्ग पर एक जायंट ऑक्टोपस अटैक कर देता है, लेकिन कॉन्ग उसे मार देता है और उसके टेंटिकल्स को खाने लगता है। चैपमैन ये देख बहुत डर जाता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स और उसकी टीम अलग दिशा में आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक जायंट बफेलो नजर आता है। ये उस पर गोली चलाएं उससे पहले ही जेम्स रोक देता है और बफेलो भी चुपचाप वहां से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए अब इन्हें जंगल के कुछ आदिवासी लोग नजर आते हैं, जिसमें एक इंग्लिश बोलने वाला मार्लो नाम का एक बूढ़ा आदमी भी शामिल है और ये उन्हीं 2 सोल्जर्स में से एक है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ गलती से आ गए थे। मार्लो आदिवासियों को समझाता है ये इंसान खतरनाक नहीं है और अब ये सारे आदिवासियों के साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। मार्लो इन्हें अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है ये दोनों सोल्जर्स पिछले 30 सालों से यहाँ आदिवासियों के साथ ही रह रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले ही
उस सोल्जर को स्कल क्रॉलर नाम के एक मॉन्स्टर क्रीचर ने मार डाला। मार्लो इन्हें आगे बताता है, स्कल क्रॉलर्स इस आइलैंड की सतह के नीचे रहते हैं और यहाँ के आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कई साल पहले कॉन्ग के एंसेस्टर्स और स्कल क्रॉलर्स के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद स्कल क्रॉलर्स जमीन की सतह के नीचे रहने लगे, लेकिन इनके ब्लास्ट की वजह से अब वो बाहर आ गए हैं। सालों पहले हुए उस युद्ध में कॉन्ग के सभी एंसेस्टर्स मारे गए थे। अब सिर्फ कॉन्ग ही है जो स्कल क्रॉलर्स को रोक सकता है, वरना वो पूरा आइलैंड तबाह कर देंगे और सभी आदिवासियों को खा जाएंगे। इसीलिए ये लोग कॉन्ग को अपना भगवान मानते हैं। यानी मार्लो की माने तो ब्रुक्स की थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। पृथ्वी की सतह के नीचे कई मॉन्स्टर क्रीचर रहते हैं। अब प्लान के अनुसार सभी को 3 दिन में इस लोकेशन पर पहुंचना है। जेम्स और उसके साथी वहां जाने की तैयारी करते हैं, पर मार्लो कहता है वहां तक पैदल जाना पॉसिबल नहीं होगा। वो इसे अपनी खराब बोट दिखाता है और जेम्स उसे रिपेयर करना शुरू करता है। अगले दिन मेसन एक जायंट बफेलो को देखती है जो कि क्रैश चॉपर के नीचे फंसा है। मेसन मदद करने की कोशिश करती है, पर चॉपर इतना बड़ा है कि ये उसे हिला तक नहीं पाती। तभी वहां कॉन्ग आ जाता है और बड़ी आसानी से चॉपर को उठाकर फेंक देता है। मेसन कॉन्ग को देख बहुत डर जाती है, पर कॉन्ग बहुत ही शांत है और जिस तरह वो अपने साथी जीवों की मदद करता है, मेसन को यकीन हो जाता है कि क्यों आदिवासी इसे अपना भगवान मानते हैं। यहाँ चैपमैन अब तक जंगल में भटक रहा है। यह जिसे पेड़ समझकर बैठा था वो असल में एक क्रीचर निकलता है। चैपमैन उसे खतरा समझकर मारने के लिए बंदूक उठाता है, पर तभी वहां स्कल क्रॉलर आ जाता है और चैपमैन को जिंदा निगल जाता है। अगली सुबह बोट के रिपेयर होते ही मार्लो आदिवासियों को गुड बाय करता हुआ जेम्स की टीम के साथ निकल जाता है। ये सभी बहुत खुश हैं, लेकिन तभी वहां खतरनाक बर्ड्स आ जाती हैं और इनमें से एक को उठाकर ले उड़ती हैं। सभी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते हुए पैकार्ड की टीम से मिल जाते हैं। इन्हें ईस्ट की ओर जाना था, लेकिन पैकार्ड चैपमैन को ढूंढते हुए वेस्ट की ओर जाना चाहता है। मार्लो इन्हें बताता है वेस्ट तो स्कल क्रॉलर्स का एरिया है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन पैकार्ड जिद करता है और ना चाहते हुए भी इन्हें वेस्ट जाना पड़ता है। मार्लो इन्हें गाइड करता है और अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सालों पहले कॉन्ग के एंसेस्टर्स और स्कल क्रॉलर्स के बीच युद्ध हुआ था। यहाँ चारों ओर हड्डियों के कंकाल पड़े हैं। कुछ हड्डियां डिग्रेड होकर फॉसिल बन चुकी हैं। इस बात से अनजान एक सोल्जर यहाँ सिगरेट पीकर फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास के सभी क्रॉलर्स बाहर आ जाते हैं। ये सभी छुपने की कोशिश करते हैं। एक क्रॉलर के मुंह से चैपमैन की खोपड़ी निकलती है और जेम्स समझ जाता है ये जिसे ढूंढने के लिए इतना खतरा मोल लेकर आए हैं वो तो पहले ही मर चुका है। अभी अपनी गन से स्कल क्रॉलर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो मॉन्स्टर बर्ड्स भी इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन फ्लेम थ्रोअर की मदद से ये बर्ड्स और क्रॉलर्स को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। अब जेम्स पैकार्ड को चैपमैन का लॉकेट दिखाकर उसके मौत की खबर सुनाता है। ये सुन पैकार्ड तो एकदम पागल सा हो जाता है। वो कॉन्ग को मारना चाहता है। जेम्स और मार्लो इसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि कॉन्ग इनका दुश्मन नहीं है। ब्रूक्स भी समझाता है अगर इसने कॉन्ग को मारा तो सतह के नीचे से सभी क्रीचर्स बाहर आ जाएंगे और इंसानों के लिए खतरा बन जाएंगे, लेकिन पैकार्ड इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं। वो तो कॉन्ग को मारकर अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहता है। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और जेम्स इन्हें समझाता है तुम चाहे जो भी करो, मैं अपने साथियों को लेकर जा रहा हूँ और वहां पहुंचकर हम तुम्हारा वेट करेंगे। अब जेम्स और मेसन बोट को ढूंढते हुए इस पहाड़ी पर पहुंचते हैं। यहाँ कॉन्ग आ जाता है और एक बार फिर इसके शांत स्वभाव को देखकर इन्हें एहसास होता है कैसे कॉन्ग ने एक राजा की तरह इस जंगल की इकोलॉजी को बैलेंस किया हुआ है। यहाँ पैकार्ड और उसकी टीम कॉन्ग को अपने पास बुलाने के लिए जंगल के चारों ओर आग लगाना शुरू करते हैं। कॉन्ग गुस्से में यहाँ आकर इसके कई सोल्जर्स को मार देता है और खुद भी आग में झुलस कर बेहोश हो जाता है। पैकार्ड ने कॉन्ग को मारने के लिए जगह जगह डिटोनेटर्स फैला दिए थे। यह कोल्ड को ब्लास्ट करने को कहता है, लेकिन सही समय पर जेम्स और मेसन वहां आ जाते हैं। ये एक बार फिर पैकार्ड को समझाता है कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, पर पैकार्ड का मानना है एक दिन कॉन्ग और उसके जैसे जायंट क्रीचर्स मानव जाति पर खतरा बन जाएंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। जेम्स की बहुत समझाने पर यह अपने हथियार रखने को राजी हो जाता है, लेकिन तभी वहां स्कल क्रॉलर आ जाता है। वो इन सबको मारे उससे पहले ही कॉन्ग होश में आ जाता है। पैकार्ड डेटोनेटर दबाने ही वाला था कि कॉन्ग उसे अपने पैर से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। बाकी सभी बोर्ड की तलाशी में निकल जाते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है, लेकिन इनकी लड़ाई अब तक चल रही है।
कॉन्ग की मदद करने के लिए कुछ सोल्जर्स स्कल क्रॉलर पर गोलियां बरसाते हैं। वो कॉन्ग को छोड़ इन्हें मारने आ जाता है और कॉन्ग भी पानी में गिरकर बड़ी बड़ी जंजीरों के बीच फंस जाता है। स्कल क्रॉलर को मारने के लिए कोल अपनी बॉडी पर ढेर सारे एक्सप्लोजिव्स बांधकर उसे अपनी ओर बुलाता है ताकि जब वो इसे खाए तो पेट के अंदर जाकर बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाए और स्कल क्रॉलर मारा जाए। लेकिन वो बहुत ही चालाक है। वो इसके पास आने की बजाय इसे अपनी पूंछ से और दूर फेंक देता है और बॉम्ब पहाड़ी पर जाके एक्सप्लोड होते हैं। अब स्कल क्रॉलर इन्हें मारने ही वाला है कि कॉन्ग उन जंजीरों से खुद को छुड़ा लेता है और जख्मी हालत में भी स्कल क्रॉलर का मुकाबला करता है। इसी बीच मेसन भी फ्लेयर गन से समुद्र में इनका इंतजार कर रही बैकअप टीम को चॉपर भेजने के लिए सिग्नल भेज देती है, लेकिन खुद भी पहाड़ी से नीचे पानी में गिर जाती है। यहाँ कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच भयानक फाइट होती है और फाइनली कॉन्ग उसे मार देता है। मेसन जो पानी में गिरी थी, कॉन्ग उसे भी बचा लेता है और सेफली इंसानों के पास छोड़ देता है। अब कॉन्ग तो जंगल की ओर वापस लौट जाता है। ये सभी भी चॉपर्स की मदद से अमेरिका वापस लौट आते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में मार्लो 30 साल बाद अपनी फैमिली के पास वापस लौटता है और आज पहली बार अपने बेटे हैंक को देखता है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पैदा हुआ था। अब मूवी तो खत्म हो गई, लेकिन क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाता है ब्रूक और सैनली जेमी और मेसन को भी मोनार्क में हायर कर लेते हैं। अब ये इन्हें बताता है मोनार्क का मानना है कि कभी हमारी दुनिया इन जायंट क्रीचर्स की हुआ करती थी और क्योंकि अब वो वापस आ गए हैं तो एक बार फिर वो अपनी दुनिया पर राज करना चाहेंगे, इसलिए मोनार्क इन्हें ढूंढकर काबू करने के मिशन पर काम कर रही है। मूवी के आखिरी सीन में गॉडजिला और किंग घिडोरा के घमासान युद्ध की आवाजें सुनाई देती हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट है गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स 2019। मेरी माने तो वो मॉन्स्टर वर्ल्ड सीरीज की सबसे अच्छी कहानी है। हम जल्द ही उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे मॉन्स्टर वर्ल्ड्स की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।